पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी का इतिहास एक ऐसे योद्धा की कहानी समेटे हुए है जो आने वाली पीढ़ियों के मन में हमेशा के लिए अमर हो गया। गजनी का सुल्तान मोहम्मद गोरी तलवारों के दम पर खून खराबा और लूटपाट करता हुआ पेशावर सिंधु और पंजाब पर अपना कब्जा जमा चुका था। उसका अगला निशाना दिल्ली था। दिल्ली के सिंहासन पर उस वक्त एक ऐसे राजा विराजमान थे जिनके नाम से मोहम्मद गोरी भी आगे बढ़ने के अपने विचार से सहम जाता था। वो राजा थे महाराज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही वीर, साहसी, बुद्धिमान और बलवान थे। उनका जन्म पृथ्वीराज महाकाव्य के अनुसार 1 जून 1163 में गुजरात राज्य के पाटनपतन में हुआ था। इनके बचपन में ही एक बार उनका सामना आदमखोर शेर से हुआ था, लेकिन थोड़े ही संघर्ष के बाद पृथ्वीराज ने उस आदमखोर शेर का जबड़ा चीर दिया था। धनुर्धर विद्या में पारंगत पृथ्वीराज घंटों सशस्त्रों का अभ्यास करते थे। वे शब्दभेदी बाण की विद्या में पारंगत थे। ये बात उन्होंने अपने प्रिय मित्र चंद्रबरदाई को बताई थी। अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद कम उम्र में ही पृथ्वीराज को सिंहासन की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, लेकिन वक्त के साथ साथ पृथ्वीराज की वीरता ने दिल्ली के सिंहासन को भी अपने पास सुरक्षित कर लिया। मोहम्मद गोरी का लालच उसे भटिंडा के किले तक ले आया। उसने भटिंडा के किले पर हमला कर दिया और चौहान राज्य की सीमा पर स्थित है। जब चौहान को इसके बारे में पता चला तो वो अपनी सेना को लेकर रवाना हुए और दोनों सेनाओं के बीच तराइन के मैदान में युद्ध हुआ। इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। मोहम्मद गोरी हार गया, उसे बंदी बना लिया गया, लेकिन जब उसने सम्राट के सामने दया की भीख मांगी तो पृथ्वीराज ने उन्हें माफ़ कर दिया और छोड़ दिया। गोरी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। उधर कनौज का राजा जयचंद पृथ्वीराज की सफलता का घोर विरोधी था और पृथ्वीराज को अपना शत्रु मानता था। इसी शत्रुता के कारण उसने एक बार अजमेर के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन पृथ्वीराज और उसकी सेना के सामने टिक नहीं सका। पृथ्वीराज की वीरता के किस्से जब जयचंद की बेटी राजकुमारी संयोगिता ने सुने तो उसने प्रेम करने लगी और मन ही मन उन्हें अपना पति मानने लगी। जयचंद को जब इस बात का पता चला तो उसने संयोगिता का स्वयंवर रच दिया। पृथ्वीराज को छोड़कर सभी राजपूत राजाओं को निमंत्रण भिजवा दिया और उन्हें अपमानित करने के लिए उनकी एक मूर्ति बनवाकर द्वारपाल की जगह तैनात कर दिया गया। पृथ्वीराज को जब संयोगिता के प्रेम और अपने अपमान का पता चला तो वो अपने मित्र चंद्रबरदाई और कुछ सामंतों को साथ लेकर कन्नौज की तरफ रवाना हो गए। इधर स्वयंवर में कन्नौज के कई राजा और राजकुमार भाग लेते हैं, लेकिन हाथ में माला लिए संयोगिता सभी राजकुमारों व राजाओं को पीछे छोड़ते हुए द्वार पर खड़ी प्रतिमा के पास जाती है और संयोगिता पृथ्वीराज की प्रतिमा को प्रणाम करके उनके गले में वरमाला डाल देती है। वहाँ पर सभी उपस्थितगण चौंक गए और जयचंद अपनी बेटी की हरकत से गुस्सा होकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि जयचंद कुछ बोल पाता, सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर ही दरबार में प्रवेश करते हैं। अपनी प्रतिमा को गले में वरमाला देखकर वो परिस्थिति समझ जाते हैं और संयोगिता के इस विवाह प्रस्ताव को मान्यता देते हुए उन्होंने अपने साथ घोड़े पर बिठा लेते हैं और यह चेतावनी देते हैं अब संयोगिता उनकी पत्नी है। अगर किसी ने रास्ता रोका तो परिणाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। अब जयचंद पृथ्वीराज के सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे, क्योंकि उसे अपने अपमान का बदला जो लेना था और मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लेते। पृथ्वीराज के हाथों हारे जाने के बावजूद मोहम्मद गोरी उन पर फिर आक्रमण करने की योजना बना रहा था और अपनी इस योजना में उसने जयचंद को शामिल कर लिया था। कन्नौज की सेना को अपने साथ मिलाकर गोरी ने फिर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान सतर्क थे। पहले ही दिन स्वयं के नेतृत्व में उनकी सेना ने गोरी सेना को लगभग खदेड़ दिया था, लेकिन जयचंद ने गोरी को परामर्श दिया कि हिंदू योद्धाओं में सूर्योदय से सूर्यास्त तक
का ही युद्ध का नियम है। इसीलिए अगर वो कल जिंदा रहना चाहता है तो आज रात को ही युद्ध करना होगा। गौरी ने अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज के ठिकानों पर रात को ही हमला कर दिया। विश्राम के समय अचानक हुए हमले की किसी भी योद्धा को उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमले के जवाब में बिना कवच पहने केवल तलवारें लेकर वे शत्रु सेना का सामना करने लगे। उस रात सबने पृथ्वीराज चौहान का वो विकराल रूप देखा, जिसमें वे दोनों हाथों में तलवार लिए दुश्मनों पर गाजर मूली की तरह काट रहे थे। जयचंद की गद्दारी और गौरी की दुष्टता का मुकाबला आज कब तक करते। अचानक ही पीछे से चलाए गए 2 तीर उनकी पीठ में जा धसे। पृथ्वीराज कमजोर पड़ गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। गौरी उन्हें अपने साथ गजनी ले गया और उन्हें कैद खाने में डाल दिया, लेकिन पृथ्वीराज की आंखों का तेज और उसको घूरना गौरी बर्दाश्त नहीं कर पाया और लोहे की सलाखों से उनकी दोनों आंखें फुड़वा दी। इसके बाद भी जब पृथ्वीराज चौहान गौरी के सामने नहीं झुके तो गौरी ने गुस्से में उन्हें मौत की सज़ा सुना दी। चंद्रबरदाई को जब यह बात पता चली तो वो अपने मित्र से मिलने गजनी आए। अपने मित्र की ऐसी अवस्था देखकर वे दुखी हो गए और पृथ्वीराज के कहने पर उन्होंने मोहम्मद गौरी के वध की योजना बनाई। चंद्रबरदाई ने कहा कि उनका मित्र लोहे के 7 गढ़ालों की एक ही बाण में भेद सकता है। उनकी यह कला दुर्लभ है, अतः आपको यह देखना चाहिए। गौरी भी यह देखने के लिए उत्साहित हो गया। अगले दिन मैदान में लोहे के 7 गढ़ाल लगाए और पृथ्वीराज को लाया गया। उनकी बेड़ियाँ खोलकर हाथ में धनुष बाण दे दिया गया। लोगों में बहुत उत्साह था इस कला को देखने का और गौरी के बीच में बने अपने तख्त पर बैठकर ये सब देख रहा था। पृथ्वीराज ने बाण चलाने के लिए बाण साधा। चंद्रबरदाई ने गौरी से कहा कि वो बाण चलाने की आज्ञा दे। गौरी ने जैसे ही आज्ञा दी, चंद्रबरदाई ने एक दोहे से गौरी की ऊंचाई का अनुमान पृथ्वीराज को दे दिया और वो दोहा था 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाणता, ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इससे पहले कि कोई समझ पाता, पृथ्वीराज सारी गणना कर चुके थे और अंतिम बार इस वीर योद्धा ने बाण लक्ष्य भेद छोड़ दिया। बाण सीधा गौरी की छाती को चीर गया और गौरी अपने तख्त के नीचे गिर गया। गिरते ही गौरी की मौत हो गई और गौरी के सिपाही पृथ्वीराज की तरफ लपके, लेकिन जब तक चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज एक दूसरे को कटार मारकर अपना काम तमाम कर, दुश्मन के हाथ मरना पृथ्वीराज चौहान की शान के खिलाफ था। अंधा होने के बावजूद मोहम्मद गौरी जैसे आक्रांता का वध, उसके ही घर में वध करने वाला वह योद्धा मरकर भी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रह गया। जय पृथ्वीराज चौहान की।